प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 25 अपठित बोध पढ़ेंगे। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले कभी पढ़ा ना गया हो। ठीक है, ऐसे गद्य या पद्य जो पहले कभी न पढ़े गए हों उन पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थी को उनके उत्तर देने होते हैं। तो जो ये अपठित जो गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं, इनका उत्तर देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए हम जान लेते हैं। अंश के मूल भाव को समझने के लिए बुद्धि बल से काम लो। जो अंश होता है मतलब जो छोटा सा एक पहरा बोलते हैं जिसे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अंश बोलते हैं। ठीक है, ये या तो गद्यांश होगा या पद्यांश। देखो, गद्यांश जो होता है, जो बातें हम गद्य में कहते हैं, यानी कि जिसमें कोई तुकबंदी नहीं होती और जिसमें सीधी सरल भाषा में अपनी बात कहते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है गद्यांश। वहीं पद्यांश कौन सा होता है, जिसमें हम अपनी बात को कविता के रूप में कहते हैं, जहाँ तुकबंदी होती है और एक लय के साथ बात हमारी चलती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पद्यांश कहते हैं। तो इन दोनों के ही अंशों से जब हम उत्तर बनाते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इन अंश के मूल भाव को समझने के लिए बुद्धि बल से काम लो। क्यों, हमें अंश का ना जो मूल भाव होता है वो समझना होता है कि पूरे अंश के अंदर हम आखिर बात क्या कही जा रही है, वो मुख्य बात कौन सी है। अंश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ो। ठीक है, उसको बिल्कुल ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ना होगा, तभी हमें समझ आएगा कि इसमें मूल बात क्या कही जा रही है और साथ ही साथ जो उत्तर है वो क्या क्या बन सकते हैं। मूल भाव व विचार तथा शब्दों को रेखांकित करो। अब जो मूल भाव है उसके अंदर उनको रेखांकित करना है, जो विचार है उसके अंदर वो, और शब्द जो एक ऐसे शब्द जो हमें लगता है कि उत्तर में काम आ सकते हैं, उन शब्दों को हमें रेखांकित करना होता है। इस बात का ध्यान रखो कि सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त हों। जो भी हम उत्तर देते हैं वो एकदम सरल होने चाहिए और साथ ही वो संक्षिप्त यानी कि छोटे होने चाहिए। प्रश्नोत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर लिखना या अतिरिक्त उदाहरण नहीं देना चाहिए। जो भी हम उत्तर देते हैं वो हमारे गद्यांश या पद्यांश में से ही पूछा जाता है, तो वो उत्तर हमें गद्यांश या पद्यांश में मिल जाता है। तो हमें अपनी तरफ से कुछ भी उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती और ना ही हमें लिखना चाहिए और ना ही हम उसमें कोई अपनी तरफ से उदाहरण देंगे। हमें सिर्फ जो गद्यांश के अंदर हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की एक बात है वो बिल्कुल सटीक है इस उत्तर के लिए, तो उसको हम वहीं से लिखेंगे। ठीक है, बस हाँ उसमें ये होता है कि हम उसमें कुछ शब्दों का हेरफेर कर देते हैं वाक्य को पूरा करने के लिए, सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए हम उस वाक्य को कुछ शब्दों का हेरफेर कर सकते हैं। भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। जो भाषा है वो व्याकरणिक होनी चाहिए, अर्थात उसमें अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, भाषा एकदम सही होनी चाहिए। यदि शीर्षक पूछा जाए तो गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव पर आधारित शीर्षक लिखो। देखो क्या होता है कि जो गद्यांश या पद्यांश देते हैं उनमें कोई शीर्षक नहीं होते, इसलिए वो हमसे पूछते हैं कि जो गद्यांश पद्यांश तुमने पढ़ा है इसके हिसाब से इसका क्या शीर्षक होना चाहिए। तो ऐसे समय पे क्या होता है, हमें जो शीर्षक देना है वो शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो हमारे पूरे उस अंश को बताता हो कि इस पूरे अंश में क्या बात कही गई है। जैसे अगर हम महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कोई भी बात हम कर रहे हैं एक अंश के अंदर, तो हम उसका शीर्षक दे सकते हैं गांधी जी का जीवन या महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कुछ भी दे सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा उस शीर्षक से कि इस पूरे अंश के अंतर्गत महात्मा गांधी जी के बारे में बात की गई है। तो इसलिए जो भी हम शीर्षक देते हैं वो इसी प्रकार का होना चाहिए जैसे कि उससे हमें पूरे अंश का पता चल जाए। उत्तर लिखने के बाद उन्हें एक बार दोहरा लेना चाहिए। जो हम उत्तर लिखते हैं उन्हें हमें एक कम से कम नहीं तो एक बार उसे पढ़ के देख लेना चाहिए जो हमने उत्तर लिखे हैं वो हमारे प्रश्नों के सही उत्तर हैं भी या नहीं। कभी कभी गद्यांश से पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए जाते हैं। विकल्पों में अंतर कर पाना कठिन होता है, अतः उनमें से सही विकल्प का चयन करने के लिए सावधानी रखनी चाहिए। क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे पास 4 विकल्प दिए जाते हैं। अब चारों ही विकल्प कुछ इस तरीके के होते हैं कि हमें चारों बिल्कुल सही लगते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो उसके लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। क्या सावधानी, कि हमें उसको एक तो प्रश्न को दोबारा से पढ़ना चाहिए, साथ ही हमें गद्यांश या पद्यांश के अंदर उस उत्तर को ढूंढना चाहिए। फिर उसके बाद हमें एक उत्तर टिक करना चाहिए कि हाँ चिन्हित करना चाहिए कि ये सही है। चलिए अब हम किसी एक गद्यांश को लेकर के देख लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि उसे कैसे करते हैं। जैसे अब देखो ये वाला गद्यांश है, यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया गया है। ठीक है, गद्यांश में कभी कोई शीर्षक नहीं होता, शीर्षक हमसे पूछा जाता है। 5 पांडव माता कुंती के साथ वनवास कर रहे थे। देखो कौन कर रहा था, 5 पांडव किसके साथ, माता कुंती के साथ क्या कर रहे थे, वनवास कर रहे थे। चलते चलते एक घना जंगल पड़ा। क्या पड़ा, एक घना जंगल। माँ को प्यास लगी, माँ को क्या लगा, प्यास लगी। नकुल पानी लेने गया। कौन गया सबसे पहले पानी लेने, नकुल गया, लेकिन लौटा नहीं। तब सहदेव गया। कौन, फिर उसके बाद कौन गया, सहदेव गया, वह भी नहीं लौटा। इसी तरह भीम गया। फिर कौन गया, भीम गया।
उसने देखा दो भाई एक तालाब के किनारे मरे पड़े हैं। जो दो भाई थे वो कहाँ थे? तालाब के किनारे मरे पड़े थे। तभी एक आवाज आई, भीम पानी न पीना। क्या आवाज आई? भीम पानी न पीना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है। भीम ने देखा कि कहीं कोई नहीं है, फिर भी धमकी की आवाज सुनाई दी तो सोचा कहीं दैत्य या राक्षस छिपा होगा। क्या सोचा उसने? कि कहीं दैत्य या राक्षस छिपा होगा, वही बोल रहा है, शायद उससे लड़ना पड़े, इसलिए पेट भर पानी तो पी ही लूं। तो क्या सोचा इन्होंने? कि लड़ना पड़ सकता है, इसलिए क्या करना चाहिए? पेट भर पानी पी लेना चाहिए। वह तालाब में उतरा लेकिन वहीं गिर गया। क्या हो गया? वहीं पे गिर गया। तब अर्जुन आया। अब आखिरी में कौन आया? अर्जुन आया। उसको भी वही आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने ललकारा। क्या किया अर्जुन ने? ललकारा, जो हो सामने आकर निपट ले। ठीक है, मैं तो पानी पीऊंगा, किसी के सवाल की चिंता नहीं करता। अर्जुन आगे बढ़ा और वह भी गिर गया। अर्जुन ने क्या किया? वो भी गिर गया वहां पे। तब आया युधिष्ठिर। सबसे अंत में कौन आया? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन थे? अर्जुन और नकुल, सहदेव और भीम के सबसे बड़े भाई। ठीक है, तो अंत में सबसे बड़े भाई आए। उनको भी यही आवाज सुनाई दी। तो उसने कहा, पूछो क्या तुम्हारा प्रश्न है। ठीक है, तो जो युधिष्ठिर जी है उन्होंने क्या कहा? पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। और इसी समय एक यक्ष पेड़ से उतरकर प्रकट हो गया। कौन आया? यक्ष आया। ठीक है, अब हम देखो महत्वपूर्ण जो भी बिंदु थे हमने सबको रेखांकित कर लिया। अब प्रश्न देखते हैं क्या बनता है। नकुल क्या करने गया और क्यों? अभी हमने गद्यांश की जब शुरुआत की थी तो हमें पता चला था कि जो पांचों पांडव हैं वो माता कुंती के साथ वनवास के लिए निकले थे और वहां पे माँ को प्यास लगी थी, इसलिए नकुल पानी लेने गया था। तो क्या उत्तर बनेगा? नकुल पानी लेने गया था क्योंकि माता कुंती को प्यास लगी थी। ठीक है, अब हम इसमें उत्तर देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा? नकुल पानी लेने गया था क्योंकि चलते चलते माता कुंती को प्यास लग गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, थोड़े से शब्दों का हेर फेर करके हमने वाक्य को बिल्कुल सीधा, सरल और संक्षिप्त करके उत्तर को हमने लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें करना होता है। अगला देख लेते हैं। भीम ने आवाज सुनकर क्या सोचा। अभी हमने यहाँ पे रेखांकित किया था कि भीम ने क्या सोचा था। ये रहा, भीम ने क्या सोचा था? कहीं दैत्य या राक्षस छिपा होगा, वही बोल रहा है, शायद उससे लड़ना पड़े, इसलिए पेट भर पानी तो पी ही लूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम ये पूरी की पूरी बात ऐसे ही लिखेंगे, हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये नहीं है कि भीम ने जो सोचा हम उसको ना लिख करके कुछ और अपनी तरफ से बता दें कि भीम ने ये भी सोचा वो भी सोचा, तो वो नहीं। जो इसमें कहा गया है हम सिर्फ उसी बात को दोहराएंगे, उसी बात को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे उत्तर क्या दे रखा है। भीम ने सोचा कहीं दैत्य या राक्षस छिपा होगा, उससे लड़ने की आवश्यकता पड़ सकती है, अतः पहले पेट भर पानी पी लिया जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सारे उत्तर देने होते हैं। देखिए ये एक इन्होंने शीर्षक के लिए प्रश्न पूछा है, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दो। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्षक इन्होंने क्या दिया? पांडव और यक्ष। ठीक है, क्योंकि इस पूरे के पूरे अंश के अंदर हमने देखा है पांडव और यक्ष की वार्तालाप। ठीक है, क्योंकि सभी भाइयों ने तो वहां पे यक्ष की बात नहीं मानी। अगर पहले मान ली होती तो यक्ष पहले ही सामने आ जाता। सबसे अंत में युधिष्ठिर जी उन्होंने कहा कि हाँ पूछो क्या सवाल पूछना है, तब यक्ष पेड़ से उतरे। तो ये किनका संवाद था आपस में? यक्ष और पांडवों का। तो इसलिए यहाँ पे उत्तम शीर्षक क्या होगा? पांडव और यक्ष, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी हम अंश पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत पांडव और यक्ष के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें अपना शीर्षक देना होता है। चलिए अब हम एक किसी पद्यांश की बात कर लेते हैं। अब जिस तरह ये देखो, ये कविता की तरह है, इसे हम कहते हैं पद्यांश। नदी तू भरपूर या सूखी रही है, मुझे लगता है कि तू मुझ में बही है। एक पर्वत था जहाँ उद्गम हुआ था, एक सागर है जहाँ संगम बनेगा। सैकड़ों उत्थान पतनों की कहानी काल ही शायद सुनेगा या गुनेगा। राह पाने को भटकना और बहना, जिंदगी की भी यही गाथा रही है। गर्व ही है बाल मन में ज्वार होना, गर्व की है बात पानीदार होना। भेद करके चक्रव्यूह को चले जो, गर्व की है बात वह रफ्तार होना। दूसरों की प्यास पल भर को न झेली, और अपनी प्यास जीवन भर सही है। पर्व कितने हुए कितने लगे मेले, और फिर धारा अकेली तट अकेले। खनक चूड़ी की न पायल की झनक है, घट गए तो रह गए पनघट अकेले। फूल कांटे राख बालू के घरों दे, तीर का वातावरण बिल्कुल वही है।
ठीक है, तो ये एक तरह का पद्यांश है। इसमें हमें मुख्य बातों को रेखांकित करना होता है, साथ ही हमें इसे 2 से 3 बार पढ़ना होगा ताकि हम इसके अर्थ को अच्छे से समझ सकें। गद्यांश में तो अर्थ हमें सीधे सीधे समझ आ जाते हैं, किंतु जो पद्यांश होते हैं चूंकि उनमें एक कविता का रूप होता है, इस कारण हमें उनके अर्थों को बहुत ही गहराई से समझना होता है। इसलिए हमें अगर उसको हम 2 से 3 बार पढ़ें तो इसे कम से कम 4 से 5 बार तो पढ़ना पड़ेगा ताकि हम इसके अर्थ को समझ सकें। या फिर जब हम एक एक लाइनों को पढ़ते जाते हैं, वाक्य को पढ़ते हैं, उसी समय हमें इसके अर्थ को ध्यान देना होगा कि इसमें क्या अर्थ निकल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। नदी का उद्गम और संगम स्थान कहाँ है? अब देखो, इसमें खुद बताया होगा इन्होंने, नदी का उद्गम स्थान और संगम स्थान कौन सा है? एक पर्वत था जहां उद्गम हुआ था। ठीक है, उद्गम कहाँ हुआ था? पर्वत पे। ठीक है, और एक सागर है जहां संगम बनेगा। सागर में क्या होगा? संगम बनेगा। तो उद्गम का स्थान क्या हुआ? पर्वत, और संगम का क्या हुआ? सागर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नदी के उद्गम का स्थान पर्वत है और उसके संगम का स्थान सागर है। ठीक है, उत्तर हम देख लेते हैं यहाँ किस तरह से है। नदी का उद्गम पर्वत से हुआ है और उसका संगम स्थान सागर है। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं प्रश्न, नदी की जिंदगी की गाथा क्या है? तो यहाँ पे देखो, जीवन की गाथा इन्होंने बताई होगी। राह पाने को भटकना और बहना, जिंदगी की भी यही गाथा रही है। ठीक है, हमें पता चल गया कि जिंदगी की गाथा क्या है? राह पाने को भटकना और बहना। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम उत्तर किस प्रकार बनाया है। अपनी राह पाने या गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए भटकना ही नदी की जिंदगी की गाथा है। तो इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार बनते हैं उत्तर। तो आपका मैंने गद्यांश भी करा दिया, पद्यांश भी करा दिया। अगर आपको इसमें तब भी कोई दिक्कत होती है करने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगी।